हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ओम्स लॉ के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। तो उसमें ओम्स लॉ अभी नहीं स्टार्ट किया था मैंने। प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे करंट डेंसिटी के बारे में, करंट के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। कैसे यहाँ पर रिलेशन आता है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक। करंट डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। मोबिलिटी क्या होता है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेक्सेशन टाइम क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा विदाउट बैटरी एंड विद बैटरी कैसे बिहेव करेगा। तो एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था यहाँ पर, ठीक है। करंट को डिफाइन किया था, ग्राफ डिफाइन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है, कि ओम्स लॉ क्या स्टेटमेंट देता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है। क्योंकि जब कोई भी वायर से करंट पास करता है बच्चों, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ हीट डेवलप होता है। तो वो सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा, ओम्स लॉ। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप तो ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, है ना। हम लोग तो स्टेटमेंट यही पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। बट मैं आपको आज ये दिखाऊंगा कि ये V इक्वल टू आई आर कैसे डिराइव होता है और ओम्स ने एक्चुअली में क्या बोला था, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। According to Ohm's law, the ratio of current density to electric field is constant. ओम्स ने ओम ने ये कहा था कि जो रेशियो होगा करंट डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, करंट अपॉन एरिया होता है। तो इसका मतलब करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, है ना, प्रीवियस वीडियो में जो फर्स्ट लेक्चर था, वीडियो था, उसमें जा करके आप देखिएगा, मैंने आपको डिराइव करके दिया है ये, ठीक है, कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई कैसे आता है। तो जैसे आप यहाँ पे मैं अब डिराइव नहीं करूँगा इस वीडियो में, पहले प्रीवियस वीडियो में कर रखा है। तो जैसे आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आपको एक सिग्मा आएगा। सिग्मा को बोलते हैं यहाँ पर हम लोग कंडक्टिविटी, ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने कि क्या होता है और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सारा चीज़, ओके। तो सपोज़ अब ये तो बोल दिया ओम्स ने कि सपोज़ ये हो जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। बट अब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो तो क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर कैसे डिराइव होगा, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सपोज अ बैटरी ऑफ EMF V इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। आप सपोज कीजिए कि एक हम लोग बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक कंडक्टर के अक्रॉस जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है इस कंडक्टर वायर का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। तो अब हम बैटरी जब कनेक्ट करेंगे तो अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि विदाउट बैटरी वायर में कोई करंट नहीं होता, वायर में करंट ज़ीरो होता है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो मिलता है। बट जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ पे इस एंड पर कनेक्टेड है तो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है तो नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो करंट भी इस डायरेक्शन में होता है। ये आपको मैंने सब प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो ज़रूर जाके प्रीवियस वीडियो आप देखिए, ठीक है। तो अब देखिए, जब करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इसी डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वायर इज E, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, ये तो इस कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस है, तो दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस कितना L है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, E इज इक्वल टू V बाई L। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये, ठीक है, ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला है कि अब अगर यहाँ पर इक्वेशन, एक मिनट रुकिए बच्चों, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना, ठीक। हाँ, अब देखिए,
अब करंट डेंसिटी भी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि करंट डेंसिटी क्या होता है। तो करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ से आई करंट जो पास कर रहा है वो आई करंट कितने क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है बच्चों? ए क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाई ए। ये डिफाइन होता है, ये प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझाया भी है। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, मतलब फ्रॉम ऑल 3 इक्वेशंस, जो हम लोग के पास ये फॉर्मूला है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इसमें रखिए तो J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I बाई ए, और सिग्मा एज इट इज़, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। ये V बाई एल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करें कि V वाले साइड को एक साइड रखते हैं, V को, तो यहाँ से V रखिए और इसको L को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, सिग्मा डिनोमिनेटर में भेजिए। तो L अपॉन सिग्मा A इंटू आई, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो या फिर सिग्मा रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, ये बताया था मैंने, जहाँ पे ये होता है रेजिस्टिविटी और ये होता है कंडक्टिविटी, है ना। ये कंडक्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी में आज के इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। बट यहाँ पर देखिए, तो ये जो 1 बाई कंडक्टिविटी है ना, उसको हम रेजिस्टिविटी से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो रेजिस्टिविटी से रिप्लेस करेंगे आप, तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा, एक मिनट रुकिए, V इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू करेंट, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को आप यहाँ पर जो एज्यूम किया गया है वो R एज्यूम कर लिया गया है। तो R क्या है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, देखें, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस हम लोग। ये जो R है ना, ये है बच्चों रेजिस्टेंस, और ये आया कितना? तो रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पर रो हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर, एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। यहाँ पर ये रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, में लिख देता हूँ, ठीक है। जब एक्सप्लेन मैं करूँगा तब दोबारा से इसको बता दूँगा। सिग्मा हो गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब ये बताता है कि कितना ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है। एक मिनट रुकिए, कंडक्टिविटी का स्पेलिंग बच्चों मिस्टेक हो गया, है ना, एक मिनट। कंडक्टिविटी, है ना, ओके। तो कंडक्टिविटी हो गया। अब ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा अभी, है ना। कंडक्टिविटी सिंपल ये बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना अच्छा कंडक्ट कर सकता है। रेजिस्टिविटी ये बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना मतलब सक्षम है, कैपेबल है अपोज करने में, ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करूँ, है ना, एसआई यूनिट की बात करूँ कि भाई इसका एसआई यूनिट क्या होगा रेजिस्टेंस का, तो जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ना वो ओम होता है, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम, जो साइंटिस्ट के नाम पे डिनोट ऐसे करते हैं हम लोग, या फिर वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर क्योंकि यहाँ से भी आप देख सकते हैं ना, यहाँ से तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, है ना, करंट कर दीजिए तो वोल्ट पर एम्पियर। तो ये बच्चों यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी इसको डिफाइन करेंगे तो और इन्फॉर्मेशन आएगा, कंप्लीट इसको नहीं बोलेंगे बट और इन्फॉर्मेशन आएगा अभी। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये आपको ओम्स लॉ से समझ में आ गया होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू ओम्स आप पढ़े थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो वो कॉन्सेप्ट आ गया। तो हम जब अब क्या करेंगे ना कि किसी भी वायर के क्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम सीधे लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है इसको प्रॉपर मैं अब डिफाइन करने वाला हूँ। तो रेजिस्टेंस को तो देखिए R से डिनोट किया गया और फॉर्मूला क्या आया, रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पे रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर।
तो इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के या इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, जो ऑब्स्टेकल मिलता है, जो रुकावट मिलता है ना, अब उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, मतलब अपोज करना, रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना। तो ये रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन कौन देता है? तो कंडक्टर देता है। कंडक्टर सपोर्ट भी करता है बट कुछ अपोज भी करता है। तो जो भी मतलब यहाँ पे अपोज करेगा उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, बट अगर नॉन कंडक्टर लेंगे ना आप तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फ्लो होता ही नहीं करंट का, ठीक है। फ्लो होने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर 10⁸ केल्विन के आसपास चाहिए होता है, तब जाके वहाँ पर करंट फ्लो करता है। तो उतना टेम्परेचर जनरेट करना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल में, तो इसलिए कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो होगा, नॉन कंडक्टर में इजीली फ्लो नहीं होता है। अब रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखा था, अभी डिराइव किया था, यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है। तो ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया है, ठीक है ना, रो इंटू एल बाई ए। तो देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा एक तो रेजिस्टिविटी पे, है ना, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी पे, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। कि रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ? नेचर ऑफ मटेरियल। अगर अच्छा कंडक्टर है तो रो का वैल्यू मतलब यहाँ पर कम होगा, अगर बैड कंडक्टर है, ठीक है, तो रो का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे? ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि कैसे डिपेंड करता है। ओके, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ना, जैसे आप टेम्परेचर राइज करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, और रेजिस्टिविटी बढ़ता है तो कंडक्टिविटी कम हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। तो अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है किस पे? टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, और साथ में नेचर ऑफ मटेरियल पे। एंड डायमेंशन ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा। तो डायमेंशन ऑफ वायर पे, डायमेंशन ऑफ वायर कैसे? तो ये लेंथ ऑफ वायर हो गया और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हो गया। तो इन दोनों फैक्टर पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना रेजिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस यहाँ पर टोटल 4 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जिसको मैंने कंबाइंडली लिख दिया डायमेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी सिंपल आप ये समझिए कि ये मतलब मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहा है। रेजिस्टिविटी का मतलब यहाँ पे सिंपल ये बताएगा कि मटेरियल कितना ज़्यादा अपोज करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तो मैं बोलूँगा कि ठीक है ये कॉपर है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि जो कॉपर है ना ये करंट को फ्लो को सपोर्ट तो कर रहा है बट कुछ अपोज कर रहा है। तो मैं अभी अपोज की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है ये कॉपर है जिसका नेचर है अपोज करना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है कॉपर है जिसका नेचर है अपोज करना, है ना। तो अब कॉपर का नेचर अपोज करना है बट कितना अपोज करेगा? जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि ठीक है कुछ ग्रुप ऑफ, मतलब मैं बोलूँ कि ऐसा नहीं, छोड़िए उस एग्जांपल को लेना ठीक नहीं है, कोई पर्टिकुलर इंसान बुरा मान सकता है, कोई भी स्टूडेंट। तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको। देखिए कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक कॉपर वायर है, तो बोला गया ठीक है भाई ये कॉपर है छोटा सा, इतना सा, इसका नेचर है कि करंट को सपोर्ट करेगा बट अपोज भी करेगा। तो अब क्या हुआ? तो अपोज तो करेगा, ठीक है, तो कितना अपोज करेगा वो डिपेंड करेगा किस पे? तो इस कॉपर के डायमेंशन पे अपोज करेगा। ये बताया क्या? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ने कहा कि भाई ठीक है इसका नेचर में तो है अपोज करना, बट कितना अपोज करेगा ये डिपेंड करेगा कि करंट कितना दूर तक फ्लो हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो रेजिस्टिविटी ओनली बताएगा कि अपोज करेगा, ठीक है, मतलब नेचर के बारे में डिस्कस करेगा, ठीक है। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूब ऑफ साइड 1। तो इसको डिफाइन करते हैं क्यूब ऑफ साइड 1, क्यों? क्योंकि डायमेंशन हम लोग को लेना ही नहीं है, तो लेंथ भी 1, एरिया भी 1 आ जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आया ही नहीं ना डायमेंशन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी ओनली एंड ओनली सिर्फ नेचर के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसके यूनिट की बात करें हम लोग तो यूनिट होता है ओम मीटर, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आप लिखते हैं कि ये चीज़ एक मिनट, एरिया, तो आप क्या लिखेंगे? R इंटू ए बाई एल, ठीक है। तो ये ओम हो गया R का, ये मीटर स्क्वायर हो गया और ये मीटर हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा? ओम मीटर, तो ओम इंटू मीटर आ गया। तो अपने को यहाँ पर रेजिस्टिविटी मालूम हो गया ओम इंटू मीटर,
ठीक है ना, ओम इंटू मीटर आ गया। तो अब रेजिस्टिविटी का यूनिट अपने को मालूम हो गया, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये भी मालूम हो गया हम लोगों को, ठीक है ना। देखिए बच्चों, मतलब इसमें मैं फेस आपको नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं ऐसे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं बहुत ही अच्छे एक ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाता हूँ, तो अब वहाँ पे अलाउ नहीं होता है मतलब वीडियो बनाना, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब सही समय आएगा तो मैं आपको फेस दिखा करके बढ़िया से सामने से पढ़ाऊँगा। देखिए, जब वीडियो में जब सामने टीचर दिखता है ना बच्चों, तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टीचर जो बात बोलता है आपको एक्सप्रेशन दिखता है चेहरे का, सब कुछ समझ में आता है और थोड़ा अच्छा एक फीलिंग आता है। अब इसमें तो फेस दिख नहीं रहा है ना, तो बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, बाकी आपको मज़ा आने लगेगा इसमें भी, है ना। और फिर बाद में जब सही समय आएगा तो मैं फेस के साथ बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। बाकी कुछ और आपको कॉन्सेप्ट हो, क्वेरीज हो, तो या तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछिए, या फिर मेल आईडी मैंने दे रखा है उस पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम स्ट्रेचिंग का केस देखेंगे कि अगर हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम लोग स्ट्रेचिंग का केस देखें ना कि वायर को स्ट्रेच करने पे क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक इलास्टिक है, तो आपने खुद भी इस चीज़ को फील किया होगा कि आप एक इलास्टिक को अगर पकड़ के ऐसे, मान लीजिए इतना थिन इलास्टिक है, सॉरी थिक इलास्टिक है, इसको पकड़ के आप खींचेंगे ना तो इसका लेंथ तो बढ़ेगा, है ना, बट इसका जो एरिया है ना, देखो पहले इतना थिक था, अब इतना थिन हो गया, है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। मतलब लेंथ बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, क्योंकि इसको आपने क्या किया, इलोंगेट किया। आप एक हाथ में इलास्टिक ले लीजिए, रबर, अब पकड़ खींचिए उसको, देखिए खींचेंगे ना, देखिएगा वो थिन होते जाएगा बट लेंथ बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तब स्ट्रेचिंग केस में वॉल्यूम क्या होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लेंथ तो बढ़ रहा है बट एरिया कम हो जा रहा है, तो ओवरऑल क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, चाहे आप कंप्रेस भी करेंगे ना, तो कंप्रेस करने पे क्या होगा, इसका थिकनेस बढ़ जाएगा, ठीक है, बट लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो थिकनेस बढ़ेगा मतलब एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ेगा तो लेंथ तो कम हो गया ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे इसको कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ओके। अब देखिए, अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला डिराइव करके दूंगा, यहाँ पर दिया हुआ है, उसको और एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है जिसको मैंने स्ट्रेच किया, तो मैंने बोला कि मैंने स्ट्रेच करके उसका लेंथ डबल कर देता हूँ। तो लेंथ डबल करूँगा तो बताओ अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। पहले अगर रेजिस्टेंस 2 ओम है तो अब कितना होगा अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो उससे मैं आपको सिंपल मेथड समझा देता हूँ। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R है, रो इंटू L बाई A है, ठीक है। तो मैं लेंथ के टर्म में पहले निकाल देता हूँ। तो अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो ये हो गया वॉल्यूम, और लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब वॉल्यूम कांस्टेंट है ही, और मटेरियल आपने इलोंगेट किया ना, तो मटेरियल तो सेम है, तो मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा। तो अगर रो सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, एल स्क्वायर पे। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इनिशियल रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 2 ओम है और लेंथ इनिशियल एल है, और अगर फाइनल लेंथ को मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेच करके ट्वाइस कर दिया, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इनिशियल अपॉन फाइनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, क्योंकि लेंथ के स्क्वायरिंग पे डिपेंड कर रहा, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनल क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और इनिशियल कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 ओम। समझ में आया आप लोगों को। तो अगर ऐसे स्ट्रेच करेगा ना, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब उसी टाइप से मान लीजिए अगर एरिया के बारे में बोलता है कि एरिया को हम डबल कर दिए या एरिया आधा हो गया, बट बोल रहा है कि एरिया आधा या डबल जो भी हुआ कंप्रेस या फिर इलोंगेट करके हुआ, स्ट्रेच करके या फिर कंप्रेस करके हुआ, तो एरिया के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल बाई ए, तो आप एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो यहाँ लिख दिया मैंने, अपॉन एरिया स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल सेम ही है ना, अपने इलोंगेट किया या कंप्रेस किया तो ये सेम रहेगा। और एरिया क्या हो गया, एरिया यहाँ पर स्क्वायरिंग में हो गया। समझ में आया आप लोगों को। तो एरिया स्क्वायरिंग में हो गया, ठीक है।
तो बोला जाए कि इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, ठीक है, और इनिशियल एरिया यहाँ पर ए है। अब बोले कि फाइनल एरिया, हमने क्या किया, तो फाइनल एरिया को 1/3 कर दिया, मतलब एरिया कम कर दिया स्ट्रेच करके। तो एरिया को आपने 1/3 किया कम यहाँ पे स्ट्रेच करके, तो लेंथ क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। तो लेंथ वाले फॉर्मूले से दोबारा आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एरिया वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं। पूछ रहा है फाइनल क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, तो देखिए ये तो रेसिप्रोकल में है ना यहाँ पर, तो रेसिप्रोकल में अगर है तो आप लिखेंगे कि R1 मतलब R इनिशियल अपॉन R फाइनल इज इक्वल टू A फाइनल स्क्वायर बाई A इनिशियल स्क्वायर। तो A फाइनल स्क्वायर दैट इज A/3 का होल स्क्वायर बाई A इनिशियल स्क्वायर दैट इज A। तो ये A से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इनिशियल डिस्टेंस 3, फाइनल डिस्टेंस RF, तो ये 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, ठीक है। तो फाइनल कितना आएगा 27 ओम, ठीक है। तो फाइनल आ जाएगा 27 ओम। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बच्चों, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपने एरिया कम किया तो लेंथ तो बढ़ा ना 3 टाइम्स, तो लेंथ बढ़ा तो ऑब्वियस बात है कि रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए बढ़ता हुआ दिख रहा है हम लोगों को, है ना। अब इसमें रेडियस के टर्म में भी दे सकता है, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू πr² होता है। तो अगर आप एरिया का स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब π² इंटू r⁴ हो गया। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4 भी तो होगा। समझ में आया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मास के साथ कैसे चेंज होगा, है ना। मास के साथ ये कैसे चेंज होगा, जैसे कभी हो सकता है ना क्वेश्चन में दे दे आपको कि वायर का मास दिया हुआ है m, ठीक है, तो मास जो दिया रहेगा ना उसमें कैसे हम चेंज करेंगे। जैसे फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, कि अगर मास के टर्म में होगा, ठीक है, तो लेंथ का स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ मास, डेंसिटी ऑफ वायर अपॉन मास, या फिर अगर एरिया के टर्म में देखना है तो रो इंटू एम बाई एरिया स्क्वायर इंटू डी। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है ना, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, मास बाई डेंसिटी, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को समझिए आप। तो लेंथ के टर्म में क्या है, रो इंटू L² बाई वॉल्यूम है। तो लेंथ के टर्म में है रो इंटू L² बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम की जगह पे आप क्या लिखेंगे, तो रो इंटू L² बाई वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे आप मास बाई डेंसिटी, ओके। तो ये हो जाएगा रो इंटू L² बाई डेंसिटी अपॉन मास, ठीक है। तो देखिए आ गया ना, रो इंटू L² इंटू डेंसिटी बाई मास। तो लेंथ के टर्म में ये आ जाएगा। अब अगर हम लोग एरिया के टर्म में देखें, तो एरिया के टर्म में क्या है, रो इंटू वॉल्यूम बाई एरिया। तो आप लिखेंगे रो इंटू वॉल्यूम बाई एरिया स्क्वायर। तो वॉल्यूम की जगह मास इंटू डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया ना, रो इंटू मास अपॉन एरिया स्क्वायर इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो मास के टर्म में हम इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कराने वाला हूँ। देखिए masses of 3 wires of copper are in the ratio 1:3:5, 1:3:5 ये masses है, and their lengths are in the ratio 5:3:1 the ratio of electrical resistance। मतलब हमें मास दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। तो मास और लेंथ का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर है बच्चों, है ना, ये वाला है, ठीक है। मास और लेंथ का, ये तो मास और एरिया का हो गया ना, तो हमें ये यूज़ करना ही नहीं है एरिया वाला, हमें तो लेंथ और मास वाला यूज़ करना है। तो क्या है यहाँ पर, मैं आपको लिख देता हूँ। देखो अब वायर तो मतलब यहाँ पर क्या है ना, तीनों कॉपर वायर है, तो तीनों अगर कॉपर वायर है तो तीनों कॉपर वायर का तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगा और डेंसिटी भी सेम होगा, क्योंकि तीनों कॉपर है। तो हमें रेजिस्टिविटी और डेंसिटी तो लिखने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो हम लोग सीधे क्या लिखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो ये दो ही फैक्टर पर डिपेंड करेगा, लेंथ और मास पे। तो हम लोग लिखेंगे कि R1 इज़ टू R2 इज़ टू R3 इज़ इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई M1, ठीक है, L2 स्क्वायर बाई, एक मिनट रुकिए, L2 स्क्वायर बाई M2, है ना, M2 एंड L3 स्क्वायर बाई M3। तो अब यहाँ पे लेंथ का रखिए सब कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट में।
तो यहाँ से लेंथ कितना है सबका, तो लेंथ है बच्चों 5 3, तो पहले मैं लेंथ रख देता हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे में तुम क्या मास है ना, तो मास कितना है 135, तो 1 3 और ये 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आएगा R1 इज टू R2 इज टू R3 इज इक्वल टू 25 इज टू 1, और ये तो देखो एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज टू 1 इज इक्वल टू 1 बाई, हाँ सॉरी एक मिनट, इज इक्वल टू नहीं होगा, इज टू है ना रेशियो में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/5। तो मैं क्या करूँ कि मुझे तो इस 5 को हटाना पड़ेगा रेशियो निकालने के लिए, तो मैं 5 से ओवरऑल यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो R1 इज टू R2 इज टू R3, तो 5 इंटू 25 कितना हो जाएगा 125 रेशियो में चेंज करने के लिए, और 5 इंटू 3 15, और 5 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा 1, तो क्या रेशियो आएगा 125 इज टू 15 इज टू 1, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड इनर एंड आउटर रेडियाई 1 mm एंड 2 mm रेस्पेक्टिवली, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज 2 × 10⁻⁸ ओम। तो यहाँ पे एक हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर बोला है बच्चों, तो हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर मतलब कैसा होगा, देखिए यहाँ पर ये मैं पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, एक मिनट, हो गया ऐसा, और ये हॉलो है, तो हॉलो है तो मुझे अंदर में भी बनाना पड़ेगा, है ना। जब तक डायग्राम देखिए, जब तक डायग्राम विजुलाइज नहीं होगा ना बच्चों, तब तक समझ में उतना अच्छे से नहीं आता है। तो इसलिए डायग्राम को पहले विजुलाइज करना आपको बहुत ज़रूरी है कि क्या मतलब बोला जा रहा है और क्या आपको सॉल्व करने जा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसलिए मैं डायग्राम विजुलाइज कराने के लिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये हो गया हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, सिलेंड्रिकल शेप में है एंड हॉलो है। मतलब क्या है, ये हॉलो का मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीटली हॉलो है, ठीक है। इसलिए इनर आउटर रेडियस दिया हुआ है ना, तो इसका इनर एंड आउटर रेडियस दिया हुआ है। तो अगर इनर रेडियस आउटर रेडियस दिया हुआ है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका ये रेडियस दिया हुआ है ए, तो आउटर रेडियस कितना दिया हुआ है, हम इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इनर रेडियस हमें दिया हुआ है 1 mm एंड आउटर रेडियस दिया हुआ है 2 mm, लेंथ दिया हुआ है इसका पूरा L इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। और हॉलो है, इसका मतलब ये अंदर वाला पार्ट हॉलो है, मतलब इसमें करंट है इस वाले में, तो करंट जो फ्लो हो रहा है ना वो इस सेक्शन में है, मतलब इधर की तरफ करंट है, ठीक है। सिर्फ इस वाले सेक्शन में करंट नहीं है, तो इसका मतलब करंट जिसमें है वही तो उसका इफेक्टिव एरिया होगा। तो अगर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A, बट यहाँ पे एक्चुअली में ए क्या होता है एरिया, तो इफेक्टिव एरिया होता है। मतलब इफेक्टिव एरिया वो एरिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट तो इस वाले एरिया में फ्लो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ जो आउटर वाला एरिया है उसी में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे आउटर वाले हॉलो सिलेंडर का आउटर वाले सिलेंडर का एरिया निकाल करके उसमें से छोटे वाले सिलेंडर का एरिया निकाल देना होगा, जिससे कि मुझे ये सब एरिया मालूम हो जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एरिया पे वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मैं एरिया पे वर्कआउट करूँ तो मुझे यहाँ से क्या लिखना होगा कि पाई b², मतलब आउटर सिलेंडर का एरिया माइनस इनर सिलेंडर का एरिया, तो उससे मुझे इफेक्टिव एरिया मालूम हो जाएगा। पाई कॉमन कर लूँ तो ये कितना है 2 मिलीमीटर है ना, तो 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं पाई इंटू 10⁻⁻6 कॉमन कर लूँ, क्योंकि 10⁻⁻6 होगा, ये भी -6 होगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा 4 - 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आएगा 3, तो 3 पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग को एरिया मालूम हो गया। तो इफेक्टिव एरिया अपने को मालूम हो गया बच्चों। अब अगर इफेक्टिव एरिया मालूम हो गया और रेजिस्टिविटी मालूम है ही हम लोगों को, रेजिस्टिविटी कितना है देखिए, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर है 2 × 10⁻⁸ है ना, तो मैं यहाँ रख दूंगा 2 × 10⁻⁸। लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, तो आप लेंथ 1 मीटर रख दीजिए, एंड इफेक्टिव एरिया 3 पाई × 10⁻⁻6, तो ये कैंसिल हो गया है ना, और ये 3 पाई है। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ यहाँ से,
तो ये 2/3 पाई इंटू 10⁻⁻² ओम। ठीक है, आंसर यहाँ आ गया। अब अगर और आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये 2/3 पाई को हम लोग क्या लिखेंगे, 9.42 आ जाएगा। ये 10⁻² हो गया। ठीक है, तो अब इसको चाहें आप तो इसको 20/9.42 और इसको 10⁻³ कर दीजिए। इसको आप सॉल्व कीजिए, कैंसिल कीजिए, तो ये अप्रॉक्स में जो रेजिस्टेंस आएगा ना वो 2.1 इंटू 10⁻³ ओम, इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा अप्रॉक्स में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाई 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे लेंथ होना चाहिए था, है ना, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो ओरिजिनल लेंथ का 30% स्ट्रेच कर दिया गया। फाइंड द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कितना इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस में। तो मान लीजिए अगर हमारे पास इनिशियल लेंथ है L, है ना, और इनिशियल रेजिस्टेंस है R। जस्ट मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, लास्ट में सब कैंसिल हो जाता है, बट हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है रेजिस्टेंस में, तो इनिशियल इतना हो गया। तो फाइनल में क्या बोला है, देखिए 30% इंक्रीज किया गया है। तो भाई मान लीजिए मेरे पास अगर ये L है ना, इसमें 30% इसका इंक्रीज़ करना, मतलब इस L का 30% इंक्रीज़ करना, मतलब क्या हुआ कि इस L को हटाना नहीं है, इसमें और एक्स्ट्रा 30% जोड़ना है हमें। ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे फाइनल में कि इनिशियल लेंथ तो लिखेंगे ही हम लोग, एंड 30% ऑफ इनिशियल भी लिखना होगा हमें। तो L + 30/100 L दैट इज़ 1.3 L। तो ये फाइनल हो गया। ठीक है, इनिशियल फाइनल मालूम हो गया अपने को। अब देखिए, तो यहाँ पे स्ट्रेच किया गया है ना, बाय स्ट्रेचिंग, है ना, स्ट्रेच किया गया है। तो स्ट्रेचिंग के केस में तो हम लोग बच्चों जानते हैं इस चीज़ को कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए रेजिस्टेंस में, तो मैं क्या बोलूँगा कि फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100, यही तो है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखें कि डेल्टा R/R, ठीक है, इज इक्वल टू, तो फाइनल रेजिस्टेंस 1.3, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। तो फाइनल लेंथ कितना हो गया, एक मिनट रुकिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो शायद किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं रेजिस्टेंस को लेंथ से रिप्लेस कर सकता हूँ, लेंथ से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, इंटू 100। ओके, एक मिनट रुकिए। ओके, यहाँ पे 100 लिखिए ताकि ज़्यादा, मतलब बात एक ही हुआ परसेंटेज के लिए, बट ऐसे लिख दीजिए। तो फाइनल लेंथ हो गया 1.3 L स्क्वायर और इनिशियल L हो गया, यहाँ पे L स्क्वायर रखिए और यहाँ पे 100%। तो L स्क्वायर तो कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये 1.69 होगा और ये -1/1 इंटू 100%। तो क्या मिलेगा 0.69/1 इंटू 100%। तो यहाँ पे जो परसेंटेज जो चेंज आया है रेजिस्टेंस में, परसेंटेज चेंज का मतलब यही होता है चेंज अपॉन इनिशियल। तो ये परसेंटेज चेंज आप लोगों को कितना मिला, तो 69% मिला। समझ में आया आप लोगों को ना, 69% से इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आया ना, तो इंक्रीज़ हो जाएगा 69% से। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, वायर इज कंप्रेस्ड बाई 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, कि एक वायर है जो 30% से इसको हम लोग इसके ओरिजिनल लेंथ से कंप्रेस कर दे रहे हैं। तो अगर इनिशियल लेंथ L है और इनिशियल रेजिस्टेंस R है और फाइनल में बोला जा रहा है कि इस पर कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब लेंथ को कम कर रहे हैं, कितने से, 30% से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हमें ऐड नहीं करना है, इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 30/100 इंटू इनिशियल लेंथ, ठीक है ना, इस बार हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कम किया गया है। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से 70L/100 दैट इज़ 0.7 L। तो ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो जस्ट जो फॉर्मूला अभी हम लोग यूज़ किए थे ना, वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, कि फाइनल लेंथ का स्क्वायर माइनस इनिशियल लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 100।
अब देखो अगर ये रिजल्ट नेगेटिव में आता है इसका मतलब कि डिक्रीज होगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आया इसका मतलब इंक्रीज होगा। तो फाइनल लेंथ कितना है 0.7L, इनिशियल लेंथ L, ठीक है, इनिशियल लेंथ L और ये 100%, तो L स्क्वायर तो कॉमन हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना है 0.49 माइनस 1, ठीक है, बाई 1 इंटू 100%। तो ये अपने को क्या मालूम होगा यहाँ से, तो माइनस 0.51 इंटू 100%, दैट इज़ माइनस 51%। तो यहाँ माइनस से कोई दिक्कत नहीं, माइनस जो है ना नेगेटिव साइन जो आया ना, ये नेगेटिव साइन जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेंथ को आप कम करोगे, लेंथ को आप कंप्रेस करके कम करोगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हुआ 51% से डिक्रीज कर गया बच्चों, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज करेगा 51% से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट ये ओनली फॉर लेस देन 5% है। जैसे यहाँ पर तो जो हम परसेंटेज ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, मोर देन 5% ले रहे हैं ना, 30% है, 20% ले सकते हैं हम, 10% ले सकते हैं, ठीक है। तो जब परसेंटेज है ना यहाँ पर लेस देन 5% आएगा, जो भी मतलब चेंज करेंगे आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेंथ में आपने चेंज किया 30% से, तो अगर इसकी जगह पे बोलता है कि लेंथ में चेंज आप 4% से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि अगर परसेंटेज लेस देन 5% हो, या 5% तक भी चल जाता है, बट अगर 5% से कम हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा एक्यूरेट आता है। तो अगर परसेंटेज चेंज जो आएगा ना अगर 5% से कम हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। देखिए लेंथ के टर्म में देखें तो लेंथ किस पे डिपेंड करता है, सॉरी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ के स्क्वायरिंग पे। तो एरर यूनिट डायमेंशन है ना, और जो मेजरमेंट एंड एरर्स है ना, उसमें आपको ये चीज़ मतलब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को कि अगर हमें इसमें एरर चाहिए, ठीक है, तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन के थ्रू जो भी ये पावर होता है ना वो यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, जो भी पावर होगा। जैसे यहाँ पर एरिया वाला में देखिए, तो ये तो रेसिप्रोकल में है ना, यहाँ पर इन्वर्स में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर -2 हो गया। तो डेल्टा r बाई आर इक्वल टू माइनस डेल्टा a बाई ए -2 इंटू डेल्टा a बाई ए, मतलब जो पावर है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। रेडियस में क्या होगा, रेडियस में पावर 4 होता है, ये आपको मैंने समझाया था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा r बाई आर, ठीक है, इक्वल टू -4 डेल्टा r बाई आर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि जो डेल्टा L बाई एल है ना वो 2% से चेंज हो रहा है या x% से चेंज हो रहा है, तो अब क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस में चेंज 2 इंटू x%। अगर एरिया में बोलेगा कि 1 मतलब x% से चेंज हुआ, तब क्या लिखेंगे -2x। अगर बोलेगा रेडियस में कि रेडियस में x% चेंज हुआ, तब क्या लिखेंगे -4x। अब अगर यहाँ पे बोलेगा कि रेडियस में, और ऐसे बोल दें कि रेडियस को हम लोगों ने 1% से डिक्रीज़ किया, तो 1% से डिक्रीज़ का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज़ मतलब नेगेटिव, एंड 1% से, तो यहाँ पे आप इस -1 को यहाँ रखेंगे, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो गया, और 1% रखा तो कितना हुआ आंसर 4। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में कितने से चेंज आएगा 4% से, वो भी क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा अगर आप रेडियस को डिक्रीज़ करते हैं। तो अगर इसको आप डिक्रीज़ करोगे तो रेसिप्रोकल में है तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी इंक्रीज़ करेगा। अगर यहाँ बोल दे कि एरिया में एरिया को आपने 2% से डिक्रीज़ किया, तो डिक्रीज़ मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना ये, ठीक है। और 2% से किया तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4%। समझ में आया। बोलेगा लेंथ को कि लेंथ को 3% से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो लेंथ को 3% से इंक्रीज़, तो 3 इंटू 2 6% से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इफ़ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 0.1% कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, देन परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बोला गया वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, और हम लोग क्या करें, रेडियस को 1% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम रेडियस को 1% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि डेल्टा r बाई आर को हमने 1% से इंक्रीज़ किया, मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब अगर रेजिस्टेंस देखना है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो -4 इंटू डेल्टा r बाई आर, तो -4 इंटू डेल्टा r बाई आर कितना है 1%, तो आपको कितना आंसर मालूम होगा इसका, -4%। तो इसका आंसर हो जाएगा -4%, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट में हम लोगों को क्या है ना कि VI ग्राफ देखना है। क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया बच्चों, है ना। अब हम लोगों को VI ग्राफ देखना है। यहाँ पर VI ग्राफ बोलने का मतलब हो गया वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो है, तो लीनियर तो होगा ही होगा, है ना। तो VI ग्राफ में स्ट्रेट लाइन लीनियर होगा, मतलब सीधा ऐसा होगा ग्राफ इसका, है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि
यहाँ पर अगर आई ज़ीरो होगा तो, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो अगर आई ज़ीरो तो वोल्टेज भी जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसमें वी आई है, मतलब वोल्टेज वाई एक्सिस पे और करंट एक्स एक्सिस पे रखा मैंने। तो इस केस में अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप मतलब टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या मिलेगा, ये तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ वी बाई आई। तो मतलब ये हुआ कि वी आई ग्राफ से अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको वी बाई आई मिलेगा, दैट इज़ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो स्लोप से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वी आई ग्राफ में, ठीक है। अगर आई वी ग्राफ हो, है ना, अगर वी आई की जगह पे आई वी ग्राफ हो, आई मतलब आई वर्सेस वी, तो आई वी ग्राफ पे भी जो लाइन होगा वो स्ट्रेट होगा, है ना, लाइन यहाँ पे स्ट्रेट होगा, ओके। बट जो स्लोप मिलेगा ना उसमें अब क्या मिलेगा इस बार, ये आई नॉट और ये वी नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज आई बाई वी। तो आई बाई वी क्या हो गया यहाँ पर वन बाई रेजिस्टेंस, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू वी बाई आई आएगा, तो वन बाई आर इज इक्वल टू आई बाई वी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आई वी ग्राफ है तो उससे आपको वन बाई रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है ना, वन बाई रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके ऊपर। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थ्योरेटिकल कि वैलिडिटी एंड फेल्योर ऑफ ओम्स लॉ, ये कब वैलिड है, कब मतलब फेल होता है ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ ना बच्चों यूनिवर्सल लॉ में काउंट नहीं होता है, कंसिडर नहीं होता है। क्यों नहीं कंसिडर होता है, क्योंकि ओम्स लॉ सभी जगह वैलिड नहीं है, सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड है। मतलब जो कंडक्टिंग मटेरियल है ना सिर्फ वही ओम्स के लॉ को फॉलो करता है। और ओम्स का लॉ क्या बोलता है कि करंट और वोल्टेज में ये रिलेशन होगा, दैट इज़ वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, ठीक है, या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा। तो ये रिलेशन बोलता है यहाँ से, ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। तो सिर्फ ये ओमिक जो कंडक्टर होता है, दैट इज़ जो कंडक्टर होता है ना वही ओम्स लॉ को फॉलो करता है। जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई वुडन ब्लॉक है या फिर कोई प्लास्टिक है, वो फॉलो नहीं करेगा इस चीज़ को। तो ओम्स लॉ इज ओबेड बाय मेटेलिक कंडक्टर्स विच अकॉर्डिंगली आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से, तो मटेरियल्स में आता है वैक्यूम ट्यूब्स, जस्ट नाम याद रखना, पढ़ना इसको पढ़ना नहीं है अपने को। क्रिस्टल रेक्टिफायर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। यहाँ पर ये जो मटेरियल्स है ना ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स वगैरह अब सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ना नहीं है अपने को, बस समझना है, मतलब समझना इन द सेंस कि याद रखना है आपको, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या होंगे तो ये भी आपको याद ही रखना है कि हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है ना कि टेम्परेचर जैसे आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि रेजिस्टेंस का ना इक्वेशन आएगा टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बहुत हाई कर दोगे ना तो रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, तो करंट के फ्लो को ही अपोज ही करने स्टार्ट ज़्यादा कर देगा। तो ये मतलब हाई टेम्परेचर पे भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, लो टेम्परेचर पे भी नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो देना पड़ेगा, टेम्परेचर दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा ना, ठीक है। और वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो फिर वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, तो उस केस में भी फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। तो ये कंडीशंस को आप जस्ट याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिगर शोज ग्राफ बिटवीन आई एंड वी फॉर टू कंडक्टर्स ए एंड बी, देयर रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेज आर इन द रेशियो। अब यहाँ पे आई वी ग्राफ है ना, आई वी ग्राफ है, तो जो बॉडी ए है ना, जो मटेरियल ए है, सॉरी मटेरियल जो बी है ना, उसके लिए एंगल 30 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर बी एंगल 30 है ना, तो आप लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू 1/r, क्योंकि आई वी ग्राफ में ना स्लोप से 1/r मिलता है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस ऑफ बी आएगा ना, ठीक है, वो क्या आएगा, एक मिनट रुकिए, 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या आएगा, 1/√3 आएगा। डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहा था मैं, क्योंकि किसी को डाउट हो सकता है डायरेक्ट लिखने पे, इतना आ जाएगा अपने को, ठीक है। अब इसका एंगल तो मालूम है उधर से वर्टिकल से, तो हम एक काम करते हैं इधर से देख लेते हैं। तो अगर इधर से 30 है और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 60 डिग्री। तो ए का एंगल 60 आया, तो हम लिखेंगे फॉर ए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस ऑफ ए। तो ये 1/√3 तो नहीं होगा, ये √3 होगा, और ये 1/RA। तो यहाँ से RA इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/√3 है, और 1/√3। तो अब अगर यहाँ से पूछा है
कि रेजिस्टेंस का रेशियो दैट इज़ आर ए अपॉन आर बी, तो आर ए अपॉन आर बी, तो आर ए कितना 1/√3 और आर बी यहाँ से है बच्चों √3, तो 1/√3 इंटू √3 क्या आएगा 1/3, तो इसका रेशियो आएगा 1:3, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कंप्लीट बच्चों ओम्स लॉ था। क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना होगा, आप असाइनमेंट्स वगैरह से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अच्छी बुक्स को फॉलो कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, बाकी अब नेक्स्ट जो क्लास होगा ना, देखो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैंने लिख दिया आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों जल्दी लेके आऊँगा मैं, उस पर हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, समझाऊंगा। और एंड कुछ भी अगर डाउट हो बच्चों तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, कुछ भी आपको समझना हो, डाउट हो तो। ठीक है, और बाकी मेल आईडी दे रखा है मैंने, कुछ भी डाउट तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, एंड उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको वीडियोज़ अच्छा लगेगा मेरा, तो आप ज़रूर उसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू गाइज़।